हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव जैन और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ एंड दिस इज ऑन सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो ये जो पूरी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर आपसे कवर करूँगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी और साथ में इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का भी। तो इस वीडियो में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं कवर करूँगा। पहला, दिस इज़ द फुल इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, कि पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर लेके आया है, साथ में इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को जो लेके आया है, तो उसका पर्पस क्या है, उसके पीछे क्या उनका बैकग्राउंड है, वो क्या वहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो पूरा जो सब्जेक्ट का बेस है वो यहाँ पर मैं आपसे कवर करूँगा। साथ में मैं यहाँ पर पूरा कंटेंट कवर करूँगा कि इस पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में आपके कौन से टॉपिक्स हैं, साथ में उनका कितना वेटेज है, वो सब यहाँ पर मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये पूरी मेरी वीडियो है, दिस इज ऑन इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। साथ में मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हम पूरा सिस्टम फॉलो करेंगे, दिस इज क्लासरूम ट्रेनिंग। व्हाट इज क्लासरूम ट्रेनिंग? मैं यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराऊंगा, आपको पूरा बेस बताऊंगा, साथ में उसका जो पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उसका प्रैक्टिकल लिंकेज है, वो भी साथ में बताऊंगा। साथ में मैं आपके पूरे नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर कराने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कोई डिक्टेशन देने वाला हूँ या यहाँ पर मैं कोई आपको प्रिंटेड नोट देने वाला हूँ। हाँ, आपको बुक्स मिलेंगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी बुक मिलेगी, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की भी बुक मिलेगी, साथ में थ्योरी पार्ट जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है वो भी मैं यहाँ पर आपका पूरा कवर करके दूंगा। वो आपकी उसकी नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो बुक्स आपको सब मिलेंगी, बट मैं यहाँ पर आपको पूरे नोट्स लिखवाने वाला हूँ। एक एक नोट्स मैं आपको यहाँ पर प्रिपेयर कराने वाला हूँ, आपका पूरा रजिस्टर मेंटेन कराने वाला हूँ, जिससे जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें तो पूरा मटेरियल आपके पास हो। पूरा इंस्टीट्यूट का, आईसीआई का जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी प्रैक्टिस मैनुअल है, जो भी आपके पास आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, इंस्टीट्यूट का जो भी कहीं पर भी मटेरियल है रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, मैं यहाँ पर क्लास में ही आपके लिए कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा पूरा पैटर्न क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराऊंगा, साथ में उसका प्रैक्टिकल लिंकेज बताऊंगा, साथ में आपके नोट्स प्रिपेयर कराऊंगा। एक एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको लिखवाने वाला हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में भी। ठीक है, तो कोई प्रिंटेड नोट्स ऐसे नहीं मिलेंगे कि आपको प्रिंटेड नोट्स से मैं अंडरलाइन करा दूं, हाईलाइट करा दूं, वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं पूरा क्लासरूम ट्रेनिंग को यहाँ पर प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, साथ में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो भी हम कवर करेंगे, एफएम के भी और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के भी। जो भी इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं क्लास में ही कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि मैं क्लास में आपके लिए इतना मटेरियल जनरेट कर दूं कि आपको कुछ भी वहाँ पर बाहर से करने की ज़रूरत ना पड़े, क्लास में ही सब कुछ कवर करा के आपको भेजूँ। तो ये मेरा पूरा स्टाइल रहेगा। तो ये जो क्लासरूम ट्रेनिंग है, ये फेस टू फेस की फॉर्म में भी आपको मिलेगी, साथ में गूगल ड्राइव क्लासेस, साथ में पेन ड्राइव क्लासेस, तो हर तरह से मोड में आपको ये मिलने वाली है। ठीक है, एंड दिस इज थ्रू वे टू पिनैकल। किसके थ्रू मिलने वाली है? वे टू पिनैकल के थ्रू मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो भी आपका पूरा एफएम और इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस का पूरा जो भी सब्जेक्ट का मटेरियल है वो किसके थ्रू आपको मिलेगा? वे टू पिनैकल के थ्रू मिलेगा। तो दिस इज आवर इंट्रोडक्टरी क्लास ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो सबसे पहले मैं एफएम को डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं कवर करूंगा इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को, फिर बताऊंगा उनका आपस में क्या लिंकेज है, क्यों इंस्टीट्यूट इस सब्जेक्ट को लेके आया है। तो पूरा इंट्रोडक्शन मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। तो आपका मुझे पूरा फोकस चाहिए यहां पर। आप 100% फोकस देंगे तो आपको पूरा लिंकेज समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए सर, सबसे पहले स्टार्ट विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो अगर मैं बात करूं कि ये पूरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू मैक्सिमाइज द शेयर वैल्यू।
टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयरहोल्डर्स। तो अगर हम बात करें टू मैक्सिमाइज द wealth of the equity shareholders, तो what is the main objective to maximize the wealth of the equity shareholders। तो अगर मैं पूरी बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके लिए कर रहे हैं, दिस इज फॉर द इक्विटी शेयरहोल्डर्स। हम उनकी वेल्थ को क्या करना चाहेंगे, मैक्सिमाइज। तो हम जो भी यहाँ पर प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो भी सिस्टम फॉलो करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी अगर मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयरहोल्डर्स। तो ये हमारा कोर मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, पूरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। हम जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ रहे होंगे उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव यही आपको दिखने वाला है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयरहोल्डर्स। ठीक है, तो देखिए सर, सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना है कि इंस्टीट्यूट ने इस पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यहाँ पर क्यों लेके आए हैं। तो देखिए सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स में आपको क्या सिखा रहे हैं, बैलेंस शीट प्रिपरेशंस। समझ पा रहे हैं, वो आपको क्या सिखा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशंस की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाएगा, साथ में उससे रिलेटेड जो भी एनेक्सर्स हैं वो कैसे बनाए जाएंगे। तो वो जो पूरा पार्ट है वो आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं, दिस इज इन योर अकाउंट्स। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू द बैलेंस शीट प्रिपरेशन और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशंस। तो यहाँ पर आप क्या कवर कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट preparations। यहां पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप क्या कर रहे हैं, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत फोकस वर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो टेक्निकली दिस इज रिलेटेड टू द बैलेंस शीट मैनेजमेंट। तो ये जो पूरा सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट लेके आया है वो किसके लिए लेके आया है, दिस इज बैलेंस शीट मैनेजमेंट। यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनाने नहीं है, टेक्निकली यहाँ पर उसको क्या करना है, मैनेज करना है। और मैनेज क्यों करना है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयरहोल्डर्स। तो दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव। अकाउंट्स में आपको सिखा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशंस, उसके अलग अलग फॉर्म में कैसे हम वहाँ पर कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पर हम आपको क्या सिखा रहे हैं, दिस इज बैलेंस शीट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ मैनेजमेंट पार्ट है। समझ पा रहे हैं, हमें अपनी बैलेंस शीट को इस तरह से मैनेज करना है जिससे शेयरहोल्डर्स की वेल्थ क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो दिस इज द मेन कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप देखेंगे एक बार बैलेंस शीट से मैं इन सब चीज़ों को आपको क्रॉस चेक कराने वाला हूँ। तो देखिए सर, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन्स एंड एडवांसेस। तो जो भी लोन्स हैं आपके पास या जो भी बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, इधर आपके पास क्या आने वाली हैं, एसेट्स। तो ये आपके पास कैपिटल है, दिस इज योर लायबिलिटी कैपिटल। और इधर आपके पास क्या है, एसेट्स हैं। एसेट्स में वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स। ठीक है, तो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। यहां से आप कैपिटल रेज कर रहे हैं और उसको कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन डिफरेंट एसेट्स। कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन डिफरेंट एसेट्स। तो सबसे बड़ा, सबसे मेन डिसीजन यहां पर सबसे पहले आपके पास क्या है, दिस इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। सबसे पहला डिसीजन आपके पास क्या है, दिस इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके पास कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना बॉन्ड होना चाहिए, कितना डेप्ट होना चाहिए, कितना लोन होना चाहिए। तो दिस इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। और वहाँ पर हम इस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें इक्विटी और डेप्ट को इस तरह से लेके आएंगे जिससे वेल्थ ऑफ द शेयरहोल्डर क्या हो, मैक्सिमाइज हो। एंड दिस इज योर मेन कोर चैप्टर। यहाँ पर आपको दिखने वाला है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में यहाँ पर लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो सब उसका पार्ट है, वो आपको दिखेगा यहाँ पर। दिस इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर आपको दिखने वाला है, दिस इज रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
अब आपने जो कैपिटल रेस किया है उसको मुझे सही से क्या करना है, यूटिलाइज, वी हैव टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवर रिसोर्सेज। समझ पा रहे हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज है, जो भी हमारी कैपिटल है, उसको मुझे क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। और कहाँ पर यूटिलाइज करना है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हम नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगाना चाहते हैं, जो भी नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उन सब के लिए मुझे डिफरेंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे वहाँ पर वाइजली, बहुत अच्छे से मुझे वहाँ पर एसेट्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर कैपिटल करना है। एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन और द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दिस इज योर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो यहाँ पर हम जो कवर करने वाले हैं, दिस इज योर कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यहाँ पर है। तो वो पूरा पार्ट आपका कवर होगा कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। अगर मेरे पास प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3 है, तो इन तीनों में से कौन सा प्रोजेक्ट मुझे सेलेक्ट करना है, या मुझे अगर कोई मशीनरी परचेज करनी है तो कौन सी मशीनरी मुझे परचेज करनी है। तो वी हैव डिफरेंट मशीनरीज। तो मैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूँगा। तो मैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन अकॉर्डिंगली कैसे लूँगा कि जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो दीज आर द टू मेन डिसीजंस एंड दिस इज रिलेटेड टू द बैलेंस शीट मैनेजमेंट। वो किससे रिलेटेड है, बैलेंस शीट मैनेजमेंट। अब मुझे इस तरह से अपनी बैलेंस शीट बनानी है जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो, मैक्सिमाइज हो। साथ में यहाँ पर एक और कोर डिसीजन है, दिस इज रिलेटेड टू dividend decision and this is also the part of the capital structure decision and this is your dividend decision। यहां पर आपको देखने को मिलेगा dividend decision। तो बहुत अच्छे से हमें चीजें समझनी है और तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, याद रखना ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई लॉ सिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये ध्यान रखना, जैसे अकाउंट्स हैं तो वहाँ पर स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिट है तो वहाँ पर स्टैंडर्ड्स हैं, लॉ है तो वहाँ पर पूरा आपको लॉ पार्ट दिखा, जो भी वहाँ पर आपके देख लीजिए पूरे वहाँ पर रेगुलेशंस बने हुए हैं, वो आप वहाँ पर लॉ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फाइनेंस। फाइनेंस की क्या ब्यूटी है सर, जो यहाँ पर प्रैक्टिकल मार्केट में हो रहा है वो आपको सिखाया जा रहा है। समझ पा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स की, अगर मैं बात करूँ ऑडिट की, अगर मैं बात करूँ लॉ की, तो जो पूरा वहाँ पर लॉ क्रिएट किया गया है, जो बुक में लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ाया जा रहा है। समझ पा रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मार्केट में चल रहा है ना, वो आपको यहाँ पर बुक में पढ़ाया जा रहा है। याद रखना, पहले मार्केट में चीज़ें हुई और फिर वो जाके कहाँ पर आई हैं, बुक में आई हैं। समझ पा रहे हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ ऑडिट की, तो पहले वहाँ पर लॉ क्रिएट किया गया है, स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए गए हैं और उसके बाद आप उसको क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फाइनेंस कि यहाँ पर जो भी मार्केट में हो रहा है ना, वही आप पढ़ रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है सर। अगर आपको कोई नया आइडिया है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वो सिखा रहा हूँ कि जो अभी तक मार्केट में चल रहा है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और जब आप सीख जाएंगे तो आप अपने खुद मॉडल्स बना सकते हैं, अपनी खुद एप्लीकेशंस बना सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आपको एक बार समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सर, फर्स्ट डिसीजन जो यहाँ पर मैंने कवर किया है, दिस इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। फिर हमने कवर किया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब थर्ड आपका जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो आपके पास क्या है, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है, ध्यान से समझना। वी हैव टू डिवाइड योर अर्निंग्स इनटू द रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड। तो हमें अपनी अर्निंग्स को डिवाइड करना है किसके बीच में, रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड के बीच में, ठीक है। एंड दिस इज द मेन कोर डिसीजन। कंपनी रेगुलर बेसिस पे अर्न कर रही है, अब वो अर्न कर रही है, उसको नए प्रोजेक्ट लगाने हैं, तो उसको सोचना पड़ेगा कि कितना वो रिटेन करे, कितना वो अपने पास रखे, रिजर्व एंड सरप्लस में रखे, और कितना एज ए डिविडेंड क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, जिससे शेयरहोल्डर्स क्या हो पाए, सेटिस्फाई हो पाए, ठीक है। तो दिस इज अनदर द कोर मेन डिसीजन अंडर योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज योर डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो ये बेसिकली पूरा पार्ट कहां पर है, दिस इज अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहला पार्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा पार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थर्ड पार्ट इज योर डिविडेंड डिसीजन एंड द लास्ट वन इज योर, अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं
तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहे हैं, वी हैव स्टॉक, वी हैव डेटर्स, एसेट साइड में कैश एंड बैंक, और इधर आपके पास क्या है, वी हैव करंट लायबिलिटीज, वी हैव करंट लायबिलिटीज। तो फोर्थ मेन कोर डिसीजन यहां पर आपके पास क्या है, दिस इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। व्हाट इज योर वर्किंग कैपिटल, दिस इज योर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दिस इज योर वर्किंग कैपिटल। और अब मुझे वहां पर देख लीजिए वर्किंग कैपिटल का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। दिस इज योर शॉर्ट टर्म फंड एडजस्टमेंट, या हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म फंड एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट की। शॉर्ट टर्म फंड में मुझे कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मुझे कितनी है, और उसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करके चलना है कि वहाँ पर मेरा कोई भी ऐसा ना हो कि कहीं पर मेरे स्टॉक प्रोडक्शन रुक जाए या मेरी सेल ही ना हो। समझ पा रहे, मैंने इतनी वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज बना ली है कि मेरी सेल्स ही ना हो, या मैं वहाँ पर मैक्सिमाइज कर रहा हूँ अपने कैश को, तो उसके केस में वहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं शेयरहोल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पर मुझे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना है। दिस इज योर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। क्या आपकी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे, साथ में हमें कितना वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, क्या मैं एक्सेस वर्किंग कैपिटल ले रहा हूँ या मैं वहाँ पर देख लीजिए शॉर्टफॉल है मेरा वर्किंग कैपिटल में, तो वो मुझे डिसाइड करना है। वो पूरा मैनेजमेंट यहाँ पर आपके पास है और उसको मुझे क्या करना है, देख लीजिए सही से मैनेज करना। अगर मैंने उसको सही से मैनेज नहीं किया तो मेरी सेल्स कम हो जाएंगी, और मेरी सेल्स कम हुई तो शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड दिस इज रिलेटेड टू योर फोर्थ जो मेन कोर डिसीजन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दिस इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, या इसको बोलते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। दिस इज योर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो बहुत वहां पर मैं कोर तरीके से आपको लेके चल रहा हूँ साथ में। यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। समझ पा रहे हैं कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसको पढ़ने के बाद हम उसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे, व्हाट इज़ अवर एप्लीकेशन पार्ट। एंड दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एप्लीकेशन पार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो एक बार देख लीजिए, दिस इज़ योर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और यही हमारे चैप्टर्स के नाम है सर। आप अगर आप आगे जाके मैं चैप्टर्स के नाम आपको लिखवाऊंगा तो आपको दिखेगा कि यही हमारे चैप्टर्स के नाम है। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट आपको क्या सिखाना चाहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब बैलेंस शीट मैनेजमेंट सिखाना चाहता है कि बैलेंस शीट को सही से कैसे मैनेज करना है। एज ए फाइनेंस मैनेजर आपको कैसे बैलेंस शीट को मैनेज करना है जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो, मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो दिस इज वी हैव टू डिवाइड द अर्निंग्स इनटू द रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड। दिस इज योर डिविडेंड डिसीजन। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को सही से मैनेज करना है जिससे वहां पर हम अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन कर पाएं, अपनी वर्किंग कैपिटल को सही से क्या कर पाएं, मैनेज कर पाएं। तो देखिए सर, इसको एक बार अच्छे से हम लिख लेते हैं। दिस इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और यहाँ पर चार मेन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। द फर्स्ट वन इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन और द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंसिंग डिसीजन ऑब्लिक कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। दूसरा मेन डिसीजन आपके पास कौन सा है, इन्वेस्टिंग डिसीजन। दिस इज योर इन्वेस्टिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, एक ही बात है। थर्ड वन इज योर डिविडेंड डिसीजन। वी हैव टू डिवाइड द टोटल अर्निंग्स इनटू द रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड। अपनी टोटल अर्निंग को कितना हम रिटेन करें और कितना हम क्या दें, डिविडेंड दें। एंड द लास्ट वन इज योर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। दिस इज योर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो यहां पर अगर मैं सिंपल बात करूं तो दिस इज फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी, वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम। तो कहां से पैसा लें,
इक्विटी से कितना लें, डेब्ट से कितना लें, एंड दिस इज वी हैव टू ऑप्टिमाइज अवर कैपिटल स्ट्रक्चर। मुझे अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, बेस्ट बनाना है। और क्यों बेस्ट बना रहे हैं, जिससे मेरी कॉस्ट कम आए और मेरे शेयरहोल्डर्स की वेल्थ क्या हो, मैक्सिमाइज हो, एंड दिस इज आवर कोर डिसीजन। दूसरी तरफ आपके पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वी हैव कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दिस इज वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, कहां पर इन्वेस्ट करें मनी को, वेयर टू invest the money. This is your capital budgeting decision. Capital budgeting decision. कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, तो पूरा यहाँ पर एनपीवी डिसीजन आपको दिखने वाला है, एंड दिस इज योर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नाउ द थर्ड डिसीजन इज योर डिविडेंड डिसीजन, और डिविडेंड डिसीजन में यही कोर डिसीजन था, वी हैव टू डिवाइड द टोटल अर्निंग्स इनटू द रिटेन अर्निंग्स एंड द डिविडेंड। और ये नया चैप्टर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये नया उन्होंने चैप्टर यहाँ पर आपको दिया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सीए इंटर में भी है और सीए फाइनल में ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन के नाम से है, और यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे वो एग्जैक्टली आपको सीए फाइनल में भी काम आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए हाउ मच to distribute amongst the shareholders to keep them satisfied, to keep them satisfied. So simply we have to divide the total earnings into the retained earnings and dividend. Now the last one, this is your liquidity management, and this is your short term fund requirements, short term working capital requirement, short term working capital requirements, or the working capital management, working capital मैनेजमेंट। तो यहां पर जो भी आप देखेंगे डेटर्स मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, तो ये यहां पर आप सीखने वाले हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो वो सब किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर लिक्विडिटी मैनेजमेंट और द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये पूरा पार्ट हम यहां पर कवर करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो यही हमारे चैप्टर्स हैं सर। ठीक है, तो उसको अलग अलग लेवल पे उन्होंने डिवाइड कर दिया है, बट टेक्निकली यही सब पार्ट आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। तो सीए इंटर में स्पेशली वो आपको क्या सिखा रहे हैं, दिस इज योर बैलेंस शीट मैनेजमेंट और द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और पर्पज एक ही है, टू मैक्सिमाइज द शेयर वैल्यू, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिक पूरा पार्ट मैंने आपका कवर किया है, पूरे बैलेंस शीट को पूरा मैंने अच्छे से बताया है कि यहाँ पर बैलेंस शीट में ये वाला पार्ट पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, ये वाला पार्ट दिस इज योर इन्वेस्टिंग डिसीजन, दिस इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और द फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। यहां पर आपके पास पूरा पार्ट क्या है, इन्वेस्टिंग डिसीजन। साथ में यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ही डिविडेंड डिसीजन है, एंड द लास्ट वन आपके पास क्या है, दिस इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स एंड दिस इज योर करंट लायबिलिटीज, दिस इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये आपको सीखना है सर। यहां पर एक्चुअली में आपको यही सब चारों चीजों पे पूरा फोकस रखना है। ठीक है, चले आगे सर। अब देखिए ये पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर उसका और क्या कारण है, यहाँ पर इन सब चीजों को लेके आने का पर्पस क्या है। हम अपने शोल्डर्स की वेल्थ को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज। ठीक है, और मैक्सिमाइज करने के लिए हम इन सबको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, और मैनेज करने के साथ यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पर मैं आपका कवर करूँगा। ठीक है, तो समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट को ऐड क्यों किया गया है, उसके पीछे कारण क्या था, उसका पूरा बैकग्राउंड क्या था। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, तो एक पूरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ड्राफ्ट कर रहा हूँ आपके लिए, एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। और
साथ में मैं लिंक करूंगा कि इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को यहाँ पर क्यों लेके आए, ठीक है। तो पहले सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही था और कॉस्टिंग था आपके पास, कॉस्टिंग प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट था। अब उन्होंने पूरा नया सब्जेक्ट बनाया और नया सब्जेक्ट बनाने का कुछ पर्पस होगा सर। ऐसे ही इंस्टीट्यूट पूरा नया सब्जेक्ट नहीं बना रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो वो आपको समझ में आएगा अभी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को क्यों ऐड किया गया है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। और वो एक बार समझ में आया ना तो उसका पूरा जो थीम है समझ में आया ना, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर एग्जैक्टली में हम क्या करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में क्या करेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सर, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वी हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो शेयर है मार्केट में क्या है, लिस्टेड है। लिस्टेड का क्या मतलब है कि आप उसको ट्रेड कर सकते हैं कहां पर, स्टॉक एक्सचेंज पे। समझ पा रहे हैं वो कहां पर लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे। और वहां मैं उसको क्या कर सकता हूं, इजिली बाय एंड सेल। समझ पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसको, इजिली बाय एंड सेल, ठीक है। तो आपको जब खरीदना है रिलायंस का शेयर आप खरीद सकते हैं, किसके थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। वी हैव एनएससी एंड बीएससी। एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारे पास दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पर आप शेयर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो जहां से आप सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे रिलायंस का शेयर वहां पर लिस्टेड है और अगर मार्केट आज मान लो 9:15 पे आपके पास ओपन हो रही है, तो आप देखेंगे कि मार्केट जब स्टार्ट होगी और जब तक एंड होगी, मार्केट में शेयर का प्राइस क्या कर रहा होगा, फ्लक्चुएट कर रहा होगा सर। प्राइस कभी ऊपर और प्राइस कभी नीचे। तो मान लो आज के दिन ऑलमोस्ट प्राइस चल रहा है 1457। द प्राइस ऑफ द रिलायंस शेयर इज 1457 और आप देखेंगे जैसे 9:15 पे वो ओपन होगा तो प्राइस स्टार्ट करेगा फ्लक्चुएट करना, कभी 1457 से ऊपर, कभी 1457 से नीचे। तो प्राइस रेगुलर क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट। एवरी मोमेंट प्राइस क्या कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो हमें वो रीजन ढूंढना है कि प्राइस क्यों फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और वही पूरा हमारा सब्जेक्ट है। याद रखना, यही पूरा हमारा सब्जेक्ट है। जो उसके पीछे रीजन है वही हमारा क्या है, पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वही हमें यहाँ सीखना है और वही इंस्टीट्यूट हमें सिखाना चाहता है, ठीक है। तो देखिए सर, प्राइस क्यों फ्लक्चुएट कर रहा, ड्यूरिंग द डे वहां पर डिफरेंट आपके पास इवेंट आ रहे होंगे। क्या इवेंट आ रहे होंगे, रिलायंस अपने किसी नए प्रोजेक्ट में क्या कर रहा होगा, पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो। तो दे आर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्ट इन द न्यू प्रोजेक्ट। तो उसकी न्यूज आ रही होगी। अब उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए वो क्या कर रहा होगा, कैपिटल रेज कर रहा होगा, रेजिंग न्यू कैपिटल। नई कैपिटल रेज कर रहा होगा और नई कैपिटल रेज कर रहा होगा तो उसकी कहीं ना कहीं क्या होगी, कॉस्ट होगी। तो ये आपके पास दिस इज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उस कैपिटल को रेज करने की कॉस्ट है और इन्वेस्ट कर रहा है नए प्रोजेक्ट में, तो वहां पर इन्वेस्ट करने से क्या जनरेट होंगे, उसको प्रॉफिट्स या हम बोलेंगे कैश फ्लोस, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो भी इवैल्यूएशंस होते हैं हमारे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द प्रॉफिट, दिस इज रिलेटेड टू द कैश फ्लोस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा होगा, कैश फ्लोस, एंड दिस इज रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वो किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, साथ में यहाँ पर बेनिफिट क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है। तो डेली बेसिस पे यहाँ पर इस तरह की न्यूज आ रही होंगी। साथ में और क्या न्यूज आ रही होंगी, लॉन्चिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स। साथ में क्या न्यूज आ रही होगी, जब प्रॉफिट कमाया कंपनी ने तो वो क्या कर रहा होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो अपने शेयरहोल्डर्स को क्या कर रहा होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो ये सब इवेंट ड्यूरिंग द डे आ रहे होंगे,
कंपनी को नए प्रोजेक्ट मिले, कंपनी को नए वहाँ पर ऑर्डर्स मिले, तो ये सब किसका पार्ट है? न्यूज़ एंड इवेंट्स। और जैसे न्यूज़ एंड इवेंट्स आ रहे होंगे तो उसकी वजह से प्राइस क्या कर रहा होगा? फ्लक्चुएट कर रहा होगा। किसी को लग रहा है शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, किसी को लग रहा होगा शेयर प्राइस क्या होने वाला है? फॉल होने वाला है। तो एक चीज़ बात क्लियर अपने माइंड में रखना सर, अगर मार्केट में ट्रेड होगा, मान लो 1457 पे ट्रेड होगा, तो एक पार्टी बाय कर रही होगी उसी प्राइस पे और एक पार्टी क्या कर रही होगी? सेल कर रही होगी। तो याद रखना प्राइस फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर देख लीजिए डिमांड एंड सप्लाई जनरेट हो रही है। और डिमांड एंड सप्लाई जनरेट क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द इवेंट्स, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स क्या हैं? वो रेजिंग ऑफ कैपिटल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है, डिविडेंड डिसीजन हो सकता है, या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वो वहां पर वर्किंग कैपिटल के लिए, क्योंकि जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, उनकी सेल्स बढ़ेगी और सेल्स को सपोर्ट करने के लिए वी नीड वर्किंग कैपिटल। तो मुझे वहाँ पर डेटर्स मैनेजमेंट करना होगा, मुझे क्रेडिटर्स मैनेजमेंट करना होगा, मुझे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना होगा, मुझे कैश मैनेजमेंट करना होगा, एंड दिस इज रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वी नीड वर्किंग कैपिटल। तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पर देख लीजिए जब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को भी पता होगा कि वहाँ पर कंपनी नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी तो वहाँ पर कैपिटल रेस करेगी, डेब्ट से भी करेगी, इक्विटी से भी करेगी, तो वहाँ पर लोन इवेंट होगा, इक्विटी वहाँ पर आईपीओ एफपीओ आएगा देख लीजिए कंपनी का। साथ में वहाँ पर देख लीजिए कंपनी वहाँ पर डिविडेंड डिसीजंस ले रही है, साथ में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है। तो उसकी वजह से सब लोग क्या करेंगे? वहाँ पर वैल्यूएशन। समझ पा रहे हैं? तो ये जो पूरा सब्जेक्ट बना है वो पता किसके बेस पे बना है? दिस इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन सर। हर कोई क्या कर रहा होगा? वैल्यूएशन। किसी को लग रहा होगा शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, किसी को लग रहा है शेयर प्राइस फॉल होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली लोग अपने डिसीजन ले रहे होंगे। कोई वहां पर बाय कर रहा होगा जिसको लग रहा है शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, कोई वहां पर सेल कर रहा होगा जिसको लग रहा है शेयर प्राइस क्या होने वाला है? फॉल होने वाला है। समझ पा रहे हैं? तो हर एक की अपनी एनालिसिस है और एनालिसिस को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है? दिस इज इन द वैल्यूएशन, कि मेरे हिसाब से शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए या कंपनी की कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए। एंड दिस इज द मेन कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हम वहाँ पर क्या सीखना चाहते हैं? वैल्यूएशन सीखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि रिलायंस के शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? मेरे हिसाब से वो कितना होना चाहिए, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? डिफरेंट वैल्यूएशंस कर रहा हूँ। मैं देखूंगा कि कंपनी फ्यूचर में जो भी नए प्रोजेक्ट लगाएगी वहाँ पर कितने कैश फ्लो जनरेट करेगी, या हम बोलेंगे उसको बेनिफिट्स। समझ पा रहे हैं? कितने बेनिफिट्स वहां से जनरेट होंगे। साथ में आज कंपनी नए प्रोजेक्ट लगाएगी तो वहां पर कितना कॉस्ट क्या होगा? इंकर्ड होगा, या इन बिटवीन कितना कॉस्ट इंकर्ड होगा। तो वी हैव इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में वो क्या करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। साथ में वो वर्किंग कैपिटल में अपना देख लीजिए पैसा इन्फ्यूज करेंगे। तो दिस इज द कॉस्ट इंकर्ड। साथ में उससे क्या जनरेट होंगे? बेनिफिट्स। हर साल कंपनी को क्या जनरेट होंगे? बेनिफिट्स जनरेट होंगे। तो वो हमें कब इवैल्यूएट करने हैं? आज। याद रखना, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा वो कब डिसाइड होगा? दिस इज एज ऑन टुडे। तो मुझे आज ही डिसाइड करना है कि मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है या रिलायंस का शेयर क्या करना है? बेचना है। और उसके लिए मैं क्या करूंगा? पूरा इवैल्यूएशन करूंगा। कंपनी कौन से नए प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, कंपनी कौन से कैपिटल रेज कर रही है, उनका क्या डिविडेंड डिसीजन होगा। तो सबको हम क्या करेंगे? प्रिडिक्ट करेंगे। एंड प्रिडिक्ट करने के बाद देखेंगे कि कंपनी फ्यूचर में कितना बेनिफिट क्या करेगी? जनरेट करेगी। साथ में वो कितना कॉस्ट इंकर्ड करेगी, और उन सब की क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। तो व्हाट इज द वेल्थ एज ऑन टुडे? वैल्यूएशन एज ऑन टुडे और द वेल्थ एज ऑन टुडे। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट minus present value of cost, and this is the core objective of this subject financial management, and this is pure valuation. हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? valuation as on today. हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? वैल्यूएशन करना चाहते हैं कि रिलायंस के शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए।
या वहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो आज के दिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितना बेनिफिट है, एंड दिस इज वैल्यू एज ऑन टुडे। या हम वहाँ पर पूरे कॉर्पोरेट की वैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस एज ऑन टुडे। तो अभी आपको बेसिक लेवल पे सिखाया जा रहा है, और जब आप सीए फाइनल में पहुंचेंगे तो आपको एडवांस लेवल पे सिखाया जाएगा। तो वहाँ पर तो पूरा सब्जेक्टिव वैल्यूएशन है, समझ पा रहे हैं, वहाँ पर पूरा सब्जेक्टिव वैल्यूएशन है। यहाँ पर आपको उसके इनपुट्स के बारे में बताया जा रहा है, और वहाँ पर उस फर्दर एडवांस लेवल पे पूरी वैल्यूएशन सिखाई जा रही है, डिफरेंट मॉडल सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्या सीखना है, what are the different benefits, how to calculate the different benefits, how to calculate the कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे फ्यूचर में कंपनी कितनी सेल्स करेगी, कितनी कॉस्ट इंकर्ड करेगी, वहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन होगा, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट होगा, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, और उससे देखेंगे कि कंपनी फ्यूचर में कितना बेनिफिट क्या करेगी, जनरेट करेगी। साथ में देखेंगे कंपनी के वहाँ पर कितने कॉस्ट इंकर्ड होंगे, और उन सब की क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू करके जो वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, वैल्यू एज ऑन टुडे, वेल्थ एज ऑन टुडे, एंड दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैं यहां पर आपको पूरा बेस बता रहा हूं इस पूरे सब्जेक्ट का, कि वहां पर इस सब्जेक्ट में आपको एक्चुअली में क्या सीखना है, ठीक है। तो वो सारे चैप्टर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, तो वो सब ऑटोमेटिकली आपको इनपुट सिखाए जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो जैसे आप प्रेजेंट वैल्यू करोगे, प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए वी नीड ए डिस्काउंट रेट, मुझे एक डिस्काउंट रेट की जरूरत होती है, और वो डिस्काउंट रेट प्रैक्टिकली पता क्या होता है, व्हाट इज योर डिस्काउंट रेट, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड दिस इज योर नेम ऑफ द चैप्टर। पूरे चैप्टर का नाम ही क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको सिखाया जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वो क्या है टेक्निकली आपके लिए, दिस इज योर डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट किस पर्पस के लिए यूज होगा, जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू जो भी मैं कैश फ्लोज बेनिफिट यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं, उन सब की क्या निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वी नीड ए डिस्काउंट रेट, और डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे किस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, ठीक है। तो पूरा जो सब्जेक्ट है वो किससे लिंक्ड है, दिस इज ओनली लिंक्ड टू द वैल्यूएशन। समझ पा रहे हैं, आपको इंस्टीट्यूट क्या सिखाना चाहता है, वैल्यूएशन। अगर कंपनी नया प्रोजेक्ट लगाना चाहती है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, समझ पा रहे हैं। कंपनी कोई फाइनेंसिंग डिसीजन लेना चाहता है तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, वहाँ पर साथ में आपको सिखाया जा रहा है रेशियो एनालिसिस, समझ पा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो अलग अलग चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, एज एन इनपुट सिखाया जा रहा है कि हम कैसे पूरे स्टॉक की क्या करें वैल्यूएशन, पूरी कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करें। तो सीए इंटर में इनपुट सिखाए जा रहे हैं, और सीए फाइनल में उसका एडवांस लेवल है, पूरा आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है कि किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, पूरे रिलायंस के शेयर की वैल्यूएशन कैसे होगी, इन्फोसिस के शेयर की वैल्यूएशन कैसे होगी, टीसीएस के शेयर की वैल्यूएशन कैसे होगी। तो वो पूरा पार्ट आपको सिखाया जा रहा है, दिस इज इन योर सीए फाइनल, और यहाँ पर स्पेशली उसके इनपुट्स आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे अगर दो कंपनी को कंपेयर करना है तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, उनके रेशियो एनालिसिस करूंगा। क्या करूंगा, रेशियो एनालिसिस। तो मुझे डिसाइड करना है कि मैं दो कंपनी में से एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं। मान लो वी हैव रिलायंस, वी हैव एयरटेल, ठीक है। तो मेरे पास भारतीय एयरटेल है, वो भी टेलीकॉम सेक्टर में, और आज के टाइम में रिलायंस भी किस में है, टेलीकॉम सेक्टर में, जियो के नाम से है, ठीक है। तो मैं डिसाइड करना चाहता हूं कि मैं अपना पैसा रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करूं या भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करूं। तो वी हैव टू कंसीडर द रेशियो एनालिसिस। मैं वहां पर क्या करूंगा, रेशियो एनालिसिस करूंगा। मैं दोनों कंपनी के रेशियोज को वहां पर एनालाइज करूंगा, तो डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करूंगा, समझ पा रहे हैं। वहां पर मैं डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करूंगा। मैं अलग से रिलायंस के शेयर को भी एनालाइज करूंगा, उसकी रेशियोज को भी एनालाइज करूंगा, अलग से मैं भारतीय एयरटेल के रेशियोज को भी एनालाइज करूंगा, फिर दोनों को कंपेयर करूंगा। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन। समझ पा रहे हैं, किसका पार्ट है, वैल्यूएशन का पार्ट है। दिस इज योर प्योर डिसीजन मेकिंग, मुझे शेयर को बाय करना है या शेयर को सेल करना है, समझ पा रहे हैं। तो मुझे वहां पर डिसाइड करना है, और डिसाइड करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, वैल्यूएशन करने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर कोर सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पर बेसिक पार्ट यही है कि आपको क्या करनी है, वैल्यूएशन करना है। तो कैपिटल बजटिंग में भी आप यही कर रहे होंगे। आप कैपिटल बजटिंग में क्या कर रहे होंगे सर, देखिए सर, कैपिटल बजटिंग में कोर आप क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, एनपीवी। क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू,
प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लोज, जो भी आपके फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, इनफ्लोज हैं, साथ में आपकी इनिशियल कॉस्ट है, इन सब की क्या निकाल रहे होंगे? प्रेजेंट वैल्यू। तो व्हाट इज योर benefit as on today? This is your NPV as on today. This is present value of cash inflows minus present value of cash outflows or the initial investment. तो inflows क्या है? बेसिकली योर बेनिफिट, एंड आउटफ्लोज क्या है? आपकी कॉस्ट है। और हम क्या निकाल देंगे? एनपीवी वैल्यू एज ऑन टुडे। इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए वी नीड ए डिस्काउंट रेट। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डिस्काउंट रेट की। और उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो आपको दिखेगा हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड हैं, वो कंबाइन करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग चैप्टर्स में आपको कंबाइन करके भी वहाँ पर कैलकुलेशन मिल सकती है। जैसे रेशियो एनालिसिस हम पढ़ेंगे, फिर आगे जाके लिवरेज में वो आपसे रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन भी पूछेगा, साथ में लिवरेज के क्वेश्चन भी पूछेगा, साथ में ऐड कर देगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी। तो वो कंबाइन करके भी क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्यों लेके आ रहा है, वो पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और वो डिफरेंट चैप्टर्स हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैं साथ में आपको कवर कराऊंगा इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, उसका इंट्रोडक्शन और देखते हैं सर। Introduction to Economics for Finance। अब इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस क्या है सर? दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन। अभी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने 4 मेन चैप्टर्स को कवर किया है। ठीक है, पहला दिस इज रिलेटेड टू नेशनल इनकम, second one is public finance, this is related to fiscal policy, फिर आपके पास मनी मार्केट, दिस इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड। अब आपको लग रहा होगा कि ये इकोनॉमिक्स है, नहीं सर, दिस इज इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। डिफरेंस है सर दोनों में। वो क्यों डिफरेंस है सर? ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, वो सब कहाँ पर काम आने वाला है? दिस इज इन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, और मैंने बता दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? वैल्यूएशन सर। उसका मतलब क्या है? वैल्यूएशन। हमें यहाँ पर क्या करना है? फ्यूचर में जो बेनिफिट अराइज होंगे वो निकालने हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और उन सब की क्या करनी है? प्रेजेंट वैल्यू। तो जब मैं फ्यूचर बेनिफिट निकालूंगा, फ्यूचर बेनिफिट निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे? सेल्स, कॉस्ट। समझ पा रहे हैं? कंपनी क्या वहाँ पर देख लीजिए, नया प्रोजेक्ट लगा रही है तो कितनी मशीन परचेज करेगी, तो पूरा वैल्यूएशन पार्ट है। हर चीज़ को मुझे प्रिडिक्ट करना है, हर चीज़ को मुझे क्या करना है? फोरकास्ट करना है। एंड दिस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल एनालिसिस। उसको क्या बोलते हैं मार्केट में? फंडामेंटल एनालिसिस। तो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस यहाँ पर जो लॉन्च किया गया है ना, दिस इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल एनालिसिस। समझ पा रहे हैं? इंस्टीट्यूट आपको क्या सिखाना चाहता है? फंडामेंटल एनालिसिस सिखाना चाहता है। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? वी आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, वी आर फोरकास्टिंग द फ्यूचर टू कैलकुलेट द वैल्यू एज ऑन टुडे। याद रखना, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? वी आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज। हम फ्यूचर कैश फ्लोज को क्या करेंगे? प्रिडिक्ट करेंगे। पर्पस क्या है? टू कैलकुलेट द वैल्यू एज ऑन टुडे, एंड दिस इज वैल्यूएशन। उसको क्या बोलते हैं मार्केट में? वैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। मैं इसलिए आपको लिंक करा रहा हूं, पूरा बेस बता रहा हूं कि ये इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस यहां पर क्यों लॉन्च किया गया है, उसका पर्पस क्या है सर। फंडामेंटल एनालिसिस में 3 चीजें होती हैं। पहला, इकोनॉमिक एनालिसिस। सेकंड,
इंडस्ट्री एनालिसिस। तो पहला आपके पास क्या है, इकोनॉमिक एनालिसिस, दूसरा आपके पास क्या है, इंडस्ट्री एनालिसिस, और तीसरा आपके पास क्या है, कंपनी एनालिसिस। और ये जो पूरा इकोनॉमिक एनालिसिस आप करने वाले हैं ना, दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। और ये जो पूरा कंपनी एनालिसिस है, दिस इज रिलेटेड टू द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो ये जो पूरा इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस है ना सर, दिस इज योर इकोनॉमिक एनालिसिस। समझ पा रहे हैं, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आप यहाँ पर सीखने वाले हैं कि मुझे जब किसी कंपनी की वैल्यूएशन करनी है तो व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, किन फैक्टर्स को मैं कंसिडर करूं जिससे मैं क्या कर पाऊंगा, इकोनॉमिक एनालिसिस कर पाऊंगा, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे मेरे पास चैप्टर्स हैं, वी हैव नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो मैं इसको कैसे लिंक कराता हूँ, ध्यान से समझना सर। नेशनल इनकम में दिस इज रिलेटेड टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि वहां पर कितना आउटपुट जनरेट हुआ है, इकोनॉमी में कितना आउटपुट जनरेट हुआ है। अब देखो ना, कंपनी का पूरा जो फ्यूचर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पूरी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड कर रहा है सर। जब मैं फ्यूचर के बेनिफिट की बात कर रहा हूं तो वो फ्यूचर के बेनिफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखोगे अपनी कंट्री का क्या फ्यूचर है, समझ पा रहे हैं, उसके जीडीपी में कितना ग्रोथ रेट है। तो अगर जैसे आप प्रैक्टिकली आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो दे आर टॉकिंग अबाउट कि अपनी इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ रेट इज 5%, थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। तो कल को मैं अगर प्रिडिक्ट करूंगा कि वो 6% है या 7% है या वो 10% है, तो जब जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारी कंपनी का भी ग्रोथ रेट क्या होगा, बढ़ेगा। टेक्निकली हमारे कंपनी के आउटपुट बढ़ेंगे, और कंपनी के आउटपुट बढ़ेंगे, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, तो डेफिनेटली कंपनी के बेनिफिट, फ्यूचर के बेनिफिट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और कंपनी के फ्यूचर के बेनिफिट इंक्रीज होंगे तो जब मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस क्या आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर लिंक्ड टू द वैल्यूएशन। समझ पा रहे हैं, वो किससे लिंक्ड है, वैल्यूएशन से लिंक्ड है। तो पहले मैं इकोनॉमिक एनालिसिस करता हूँ, फिर मैं पूरे इंडस्ट्री की एनालिसिस करता हूँ, और फिर मैं उस पर्टिकुलर, मान लो रिलायंस है तो रिलायंस की कंपनी की एनालिसिस करता हूं, और तब मैं बताता हूं कि वहां पर रिलायंस के शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए। एंड दिस इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल एनालिसिस। वो किससे रिलेटेड है आपके पास, दिस इज रिलेटेड टू योर फंडामेंटल एनालिसिस। तो पूरा जो इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस है, दिस इज रिलेटेड टू द वैल्यूएशन। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर पूरा एक एक चैप्टर आपका किससे लिंक्ड है, वैल्यूएशन से लिंक्ड है। उसके मैं और एग्जांपल आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड इज रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हमारे जो कंट्री की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो डायरेक्टली लिंक किससे कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड से। कि जो भी हम ट्रीटीज कर रहे हैं, अदर कंट्रीज से ट्रीटीज कर रहे हैं, तो जैसे मोदी जी आजकल थाईलैंड गए हुए हैं, तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड ट्रीटीज तो कर रहे हैं ना। और ट्रेड ट्रीटीज का किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे। समझ पा रहे हैं, पूरा हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे उसका बेनिफिट होगा। तो हमारे हो सकता है हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, और अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, और हमारी सेल्स बढ़ेगी तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, हमारे कैश फ्लोज बढ़ेंगे फ्यूचर के। और जब हम उसकी एनपीवी निकालेंगे तो एक लीजिए, तो वैल्यू ऑफ द शेयर विल इंक्रीज, एंड दिस इज रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू द वैल्यूएशन। हमारे शेयर का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड में हम डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, पहले क्या इंटरनेशनल पॉलिसीज फॉलो हुई उसके बारे में बात करेंगे, और उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक किससे है, वैल्यूएशन से। तो जब भी कोई भी कंट्री अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को चेंज करेगी तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी सेल्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी कॉस्ट के ऊपर क्या पड़ेगा, उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होगी, कोई भी फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन होगी, तो हमारे डायरेक्टली हमारी सेल्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या इंटरनेशनल ट्रेड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इट विल इम्पैक्ट अवर फॉरेन पॉलिसीज़, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, हमारे फॉरेन करेंसी पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और उसकी वजह से हमारी सेल्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, हमारी कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा, और डायरेक्टली वो किससे लिंक्ड है,
वैल्यूएशन से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि हर चीज़ कहीं ना कहीं किससे लिंक्ड है, वैल्यूएशन से, एंड दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है, ठीक है। साथ में देखिए नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं मॉनेटरी पॉलिसी, एंड दिस रिलेटेड टू मनी मार्केट, कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये कौन बना रहा है, हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई बना रहा है मॉनेटरी पॉलिसी। और आरबीआई के दो इंपॉर्टेंट काम है, पहला कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दूसरा इकोनॉमी में ये डिसाइड करना कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आरबीआई क्या डिसाइड करेगा कि वहां पर इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है, व्हाट इज अवर टारगेट इन्फ्लेशंस क्या है, साथ में हमारी इकोनॉमी में कितना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स कितने होने चाहिए, और वो डायरेक्टली हमारी कॉस्ट को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, है ना हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर बढ़ेगा तो उस केस में हमारी जो एनपीवी है वो क्या आने वाली है, कम आने वाली है। अगर डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। समझ पा रहे हैं? तो डायरेक्टली हमारी वैल्यूएशंस को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा मॉनेटरी पॉलिसी। और यही हमें से देखना है कि देयर इज एन लिंकेज बिटवीन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ठीक है। साथ में आपके पास फिस्कल पॉलिसी इज बेसिकली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में पॉलिसी बना रही है, दिस इज रिलेटेड टू द आउटपुट लेवल्स, रिलेटेड टू द कंजम्पशन लेवल, इन्वेस्टमेंट लेवल्स। तो हर लेवल के लिए वो वहां पर क्या बना रही है, फिस्कल पॉलिसी बना रही है। हर सेक्टर के लिए वो अपनी पॉलिसी बना रही है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे आउटपुट्स पे इम्पैक्ट करेगा, हमारी सेल्स पे इम्पैक्ट करेगा, हमारी कॉस्ट पे इम्पैक्ट करेगा। और कहीं ना कहीं देख लीजिए वो किससे लिंक्ड है, वैल्यूएशन से लिंक्ड है, ठीक है। साथ में मैंने नेशनल इनकम, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, इन तीनों का इंपैक्ट किसके ऊपर जाने वाला है, नेशनल इनकम के ऊपर जाने वाला है, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर जाने वाला है। तो डिफरेंट जो भी पैरामीटर्स है जिसको देख के वहां पर देख लीजिए हम किसी भी इकोनॉमिक एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, तो वो सब यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको इम्पैक्ट करने वाला है, हमारी वैल्यूएशन को, हमारे शेयर प्राइस को। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब आपको बेसिक लेवल पे यहाँ पर सिखा रहे हैं। और जब यहाँ पर आप ये सब अच्छे से सीख लेंगे तो फिर जब सीए फाइनल में जाएंगे तो वहाँ पर डायरेक्टली इनका यूज है। इनको यूज करके आप किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे। जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इक्विटी है, चाहे वो बॉन्ड्स है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो आपके पास ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी वैल्यूएशन आप किन सब फैक्टर्स के थ्रू कर पाओगे जो भी आप सीए इंटर में सीखोगे, ठीक है। तो ये सब आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए पूरा पार्ट था। मैंने यहाँ पर बेसिक लेवल पे आपको बताया कि वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस क्या है, उसका बेस क्या है, इंस्टीट्यूट हमें ये सब क्यों सिखाना चाहता है, और उसका वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या लिंकेज है, ठीक है। तो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो मैंने यहां पर कवर किया है, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या है आपके पास, व्हाट इज अवर वेटेज। समझ पा रहे हैं हर चैप्टर की क्या वेटेज है, कौन कौन से चैप्टर हैं। दिस इज अंडर पेपर 8, आपके पास 8A इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड 8B इज इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ठीक है। तो एक बार इसको हम कवर और कर लेते हैं। तो देखिए दिस इज योर पेपर 8A, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, $60 मार्क्स। पहला चैप्टर यहां पर आपके पास क्या है, थ्योरी का चैप्टर है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरा जो यहां पर आपके पास चैप्टर है, दिस इज योर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। This is related to the ratio analysis. Now the third one is your types of financing. Types of financing.
तो अगर मैं सबसे पहले वेटेज की बात करूं, पहले 2 चैप्टर्स की जो वेटेज है, दिस इज 10 to 15%, और अगर मार्क्स की टर्म्स में बताऊं तो दिस इज 6 to 9 मार्क्स, 6 to 9 मार्क्स। तो यहां से एक थ्योरी का क्वेश्चन और एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज योर फर्स्ट स्लॉट। नाउ द नेक्स्ट स्लॉट, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। 4th चैप्टर आपके पास क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब याद रखना कि आपका मई 2020 से लीजिंग चैप्टर उन्होंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो लीजिंग अब आपका यहाँ पर फाइनेंसिंग के अंदर नहीं है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, साथ में आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर, डिसीजन, और साथ में आपके पास लिवरेजेस। तो ये आपके पास दिस इज योर सेकंड स्लॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और इसका वेटेज 40 to 45% है, अबाउट 24 to 27 मार्क्स। अब लीजिंग हट गया तो हो सकता है कि कुछ वेटेज चेंज हो सकता है कि एक क्वेश्चन इधर उधर ट्रांसफर हो। मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट स्लॉट है उसमें जहाँ तक वेटेज बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्लॉट आपके पास, दिस इज योर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्योर थ्योरी चैप्टर है। फिर रेशियो एनालिसिस है, फिर आपके पास टाइप्स ऑफ फाइनेंसिस, अगेन ये आपके पास थ्योरी चैप्टर है। थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा देखने को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिसीजन, लिवरेजेस। नाउ द 7th वन, नेक्स्ट स्लॉट आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस इज योर कैपिटल बजटिंग बेसिकली। 8th, risk analysis. In capital budgeting. 9th चैप्टर आपके पास क्या है, डिविडेंड डिसीजन। And the last one, this is your working capital, management of working capital. दिस इज योर थर्ड स्लॉट, और इसका जो वेटेज है अबाउट 45 to 50% है। इसमें जो ये वाला पार्ट है आपके पास, इसका वेटेज है आपके पास 30 to 35%, अबाउट 18 to 21 मार्क्स। और वर्किंग कैपिटल का 10 to 15% का वेटेज है, 6 to 9 मार्क्स। तो ये आपके पास देख लीजिए, यही मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कि ये यहाँ पर फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसी को कवर कर रहे हैं। तो आप देख लो सर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थ्योरी है, बताया है कि व्हाट इज द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वही मैंने पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताया कि व्हाट इज द स्कोप एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड द कोर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द शेयर वैल्यू। फिर वहाँ पर रेशियो एनालिसिस है, यहाँ पर पूरा रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो यहाँ पर आप सीखने वाले हैं, किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा एनालाइज करना है। एंड दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। आजकल पूरा जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए जाओगे किसी बैंक में या बिग 4 में, तो वो आपसे क्या कराने वाले हैं, रेशियो एनालिसिस कराने वाले हैं। समझ पा रहे हैं, रेशियो एनालिसिस कराने वाले हैं। तो आपको वो 2 बैलेंस शीट दे देंगे और पूछेंगे कि किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, रेशियो एनालिसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, क्या क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है, वो यहाँ पर थ्योरी पार्ट है। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट रेट, कैसे हम डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इक्विटी वैल्यूएशन कर रहा हूँ तो योर डिस्काउंट रेट इज के ई। अगर मैं बॉन्ड वैल्यूएशन कर रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पर डेप्ट की वैल्यूएशन कर रहा हूँ तो उस केस में डिस्काउंट रेट इज के डी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। और अगर मैं पूरे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कर रहा हूँ या वहाँ पर कैपिटल बजटिंग डिसीजन कर रहा हूँ तो योर डिस्काउंट रेट इज KO, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, और द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वो आप कहाँ पर सीख रहे हैं, दिस इज इन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपिटल स्ट्रक्चर, अगेन वहां पर कितना डेप्ट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, तो दिस इज रिलेटेड टू योर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. लिवरेजेस इज रिलेटेड टू योर बिजनेस रिस्क एंड द फाइनेंशियल रिस्क. तो यहाँ पर आप दो चीजें सीखने वाले हैं. वी हैव फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, दोनों चीजें वहां पर हम कवर करेंगे. रिस्क के बारे में बता रहा है कि हमें ऑपरेशन में कितना रिस्क है, हमें फाइनेंशियल रिस्क कितना है, तो वो सब कैलकुलेशन कहां पर हो रही है. दिस इज अंडर द चैप्टर लिवरेज. साथ में वी हैव इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन. कोई भी नया प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वी हैव डिफरेंट पैरामीटर जिसको यूज करके हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. वी हैव एनपीवी डिसीजन, वी हैव आईआरआर डिसीजन, वी हैव पे बैक मेथड. तो अलग अलग क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे, डिस्काउंटेड पे बैक मेथड. तो वो सब चीजें यहाँ पर आप सीखने वाले हैं. साथ में अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन में भी क्या है, रिस्क है. तो यहाँ पर रिस्क पार्ट को उन्होंने कंसिडर किया है कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ तो वहाँ पर खाली एनपीवी के बेस पे डिसीजन नहीं होगा. अब मुझे साथ में ये कंसिडर करना पड़ेगा कि वहाँ पर कितना रिस्क है, और पूरा रिस्क एनालिसिस पार्ट यहाँ पर आप कवर करेंगे. हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और उससे डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर कितना रिस्क है, किस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है. तो एनपीवी के साथ साथ में रिस्क को भी कंसिडर करना पड़ेगा और तब डिसाइड करेंगे विच प्रोजेक्ट और द प्रोडक्ट वी शुड सेलेक्ट, किस प्रोजेक्ट को वहां पर सेलेक्ट करना है, किस प्रोजेक्ट के लिए हमें जाना है. तो वो सब चीजें कहां पर हैं, दिस इज इन द कैपिटल बजटिंग डिसीजन. साथ में रिस्क एनालिसिस है. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर डिविडेंड डिसीजन एंड दिस इज रिलेटेड टू योर डिविडेंड पॉलिसी. पूरा डिविडेंड पॉलिसी यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे, वॉल्टर्स, गॉर्डन्स, डिफरेंट मॉडल्स को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं. साथ में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड इस पूरे पार्ट में हम कवर करेंगे डेटर्स मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट. तो ये पूरा पार्ट यहाँ पर कवर करने वाले हैं. दिस इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो ये वाला पार्ट देख लीजिए, पूरा देख लीजिए. दिस इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद वेटेज मैंने आपको बता दिया 10 to 15%, 30 to 35%, 40 to 45%, एंड दिस इज 10 to 15%. दिस इज एज पर ICI, बट थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है वेटेज में. इंस्टीट्यूट अपने पेपर थोड़ा चेंज करते रहते हैं, पैटर्न को थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं, बट मोटा मोटा आपके पास यही पैटर्न है जो यहाँ पर फॉलो हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब सेम चीज आप फॉलो कर सकते हैं. दिस इज फॉर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. तो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का वेटेज एक बार वो भी लिख लीजिए सर. तो दिस इज योर पेपर 8B. पेपर 8B, दिस इज इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, EFF. 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का ये आपके पास पूरा टॉपिक है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. एंड वी हैव 4 मेन चैप्टर्स. मैंने पहले भी लिखे थे बट अब दोबारा से मैं लिख देता हूँ. तो फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. फिर है पब्लिक फाइनेंस. फिर आपके पास द मनी मार्केट, एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड. तो यहां पर आपके पास देख लीजिए 2 यूनिट है, 2 यूनिट्स. यहां पर आपके पास 4 यूनिट्स हैं. यहाँ पर आपके पास 3 यूनिट्स हैं और यहाँ पर आपके पास 5 यूनिट्स हैं. तो वी हैव 14 यूनिट्स जो हम कवर करेंगे सर. वेटेज की बात करूं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, 8 to 12 मार्क्स ईच. 8 से 12 मार्क्स का यहाँ पर देख लीजिए आपके पास हर यूनिट आता है एग्जाम में. तो मतलब हर यूनिट आपके लिए देख लीजिए, हर चैप्टर आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक की इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है. ठीक है, तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल इनकम इंग्रेडिएंट्स. क्या क्या नेशनल इनकम के अंदर कंसिडर होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेशन, एक्सपेंडिचर मेथड, कंजम्पशन मेथड. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं. पब्लिक फाइनेंस इज directly or indirectly linked to the
फिस्कल पॉलिसी, पूरा फिस्कल पॉलिसी का ही पूरा लिंकेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगेन दिस रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, इनकम, वही सब बातें हैं, क्या वहाँ पर सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं, किस तरह से गवर्नमेंट अपना पूरा फंडिंग कर रहा है, पूरा पॉलिसी कैसे बना रहा है, पूरा पार्लियामेंट में किस तरह से पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहा है, वो सब बातें यहाँ पर है। दिस इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई अपनी क्रेडिट पॉलिसी कैसे बना रही है, किस तरह से पूरे फाइनेंस को वो क्या कर रही है, कंट्रोल कर रहा है, वह हमारी जो डिमांड फॉर मनी है वो कहाँ से है, सप्लाई फॉर मनी है वो कहाँ से है, किस तरह से वो सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। तो वो सब चीज़ें कहाँ पर कवर करेंगे, दिस इज इन योर मनी मार्केट। एंड द लास्ट वन इज योर इंटरनेशनल ट्रेड। तो वी हैव इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, वो सब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या फॉरेन एक्सचेंज का वहाँ पर क्या रोल है, वो किस तरह से वहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है, कब वो प्रीमियम पे जाएगा, कब वो डिस्काउंट पे जाएगा। तो वो जो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड में आप पढ़ोगे ना सर, पूरा जो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड आप पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वो डायरेक्टली आपको पता कहाँ काम आएंगे। दिस इज अंडर योर फॉरेक्स चैप्टर CA फाइनल SFM में, ठीक है। तो CA फाइनल SFM में पूरा कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, मनी मार्केट के पूरे कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाले हैं। दिस इज इन योर CA फाइनल SFM। तो ये पूरा आपके पास क्या है, दिस इज योर इकोनॉमिक्स। एक बार पूरा पेपर पैटर्न और देख लेते हैं। पेपर पैटर्न, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, this is your compulsory question, 5 into 4, 20 marks compulsory। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आपके पास 5 मार्क्स के 4 पार्ट आएंगे, आपको ये कंपलसरी करना है। तो पहला जो ये पूरा पार्ट है, दिस इज FM, दिस इज रिलेटेड टू FM, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आपके पास होंगे, और इसमें से आपको any 4, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, एंड दिस इज 10 मार्क्स ईच। तो ये आपके पास FM का पूरा पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास पूरा क्वेश्चन थ्योरी का है। तो अगर आपको पूरा प्रैक्टिकल आता है तो फिर आपको थ्योरी वहाँ पर देख लीजिए, करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको कोई भी अगर प्रैक्टिकल नहीं आता है तो आप किसके लिए जाएंगे, थ्योरी के लिए। तो हम थ्योरी पूरा कवर करने वाले हैं, क्लास में कवर करने वाले हैं। हर थ्योरी का एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर क्लास में समझाऊंगा, उससे रिलेटेड जो भी नोट बनेगा वो मैं आपको लिखवाऊंगा। तो जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा ऑन एग्जाम डे, आप इजीली उसको लिख सकते हैं। तो कुछ थ्योरी प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है, कुछ वहाँ पर थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैंने डिस्कस भी किए थे, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो वहाँ से डायरेक्ट थ्योरी है, और कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है, वो भी हम वहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ से आएगा, FM से। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज फ्रॉम EFF, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ठीक है। अगेन ये कंपल्सरी होगा, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा कंपल्सरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11, 4 क्वेश्चन होंगे, और जिसमें से आपको any 3 करने होंगे। एक क्वेश्चन की ऑप्शन होगी, एंड दीज आर अगेन 10 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स का होगा। तो ये आपके पास देख लीजिए, इसमें जो 40 मार्क्स का पेपर है ना, इसमें 10 to 15 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे आपके पास नेशनल इनकम है, वहाँ पर प्रैक्टिकल है। तो आपके पास अलग अलग चैप्टर में आपको छोटा छोटा प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। तो 10 से 15 मार्क्स का आपको क्या मिलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये पूरा पैटर्न आपको देख लीजिए, फॉलो करना है। और जो बैलेंस आपके पास बचेगा 25 to 30 मार्क्स, दिस इज़ फ्रॉम थ्योरी पार्ट। तो वो थ्योरी पार्ट होगा, और वो हम वहाँ पर पूरा अच्छे से कवर करेंगे, एक एक चीज़ हम कवर करने वाले हैं। तो दिस इज़ योर पेपर पैटर्न, पूरा पेपर पैटर्न मैंने आपसे डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 दिस इज फ्रॉम FM, एंड दिस इज क्वेश्चन 7 to 11 दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन की ऑप्शन है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन की आपके पास ऑप्शन है। तो अच्छा लेंदी पेपर है आपके पास, और आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, पूरा अच्छे से आपको करके जाना है, और तभी वहाँ पर आप इजीली 3 घंटे में परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो हमारे पास एग्ज़ाम में करने के लिए बहुत कुछ है, और इसलिए हमें पहले से पूरा प्रिपेयर्ड होके जाना है, जिससे हम वहाँ पर डायरेक्टली परफॉर्म कर सकें।